नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बारां। आज हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति के बारे में। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि राजकोषीय नीति क्या होती है। राजकोषीय नीति का तात्पर्य किसी देश की उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय व्यय के कार्यक्रम निर्धारित करती है। इस नीति में सरकार ये निश्चित करती है कि किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाए तथा उसकी दर कितनी हो और इन करों से प्राप्त आय को किन किन मदों पर व्यय किया जाए। यदि आय की तुलना में व्यय अधिक हैं तो व्ययों को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, अर्थात सरकार जनता व अन्य साधनों से ऋण ले या हीनात प्रबंधन की व्यवस्था करे। इस नीति में करों को वसूल करने की नीति भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार राजकोषीय नीति में करारोपण, सार्वजनिक ऋण, बजट संबंधित बातें सम्मिलित होती हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी इसको परिभाषित किया है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने राजकोषीय नीति के दो पक्ष बताए हैं। प्रथम, गुणात्मक पक्ष। इसमें उन मदों का निर्धारण किया जाता है जिन पर कर लगाया जाना है और जिन पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जाना है। दूसरा है परिमाणात्मक पक्ष। इसमें सरकार को कर वसूल करने और प्राप्त आय को व्यय करने की नीति निर्धारित करने संबंधित पक्ष सम्मिलित है। तो इसमें इसको भी परिभाषित किया। परिभाषा जो पहली है J.L. हैंसन के शब्दों में, राजकोषीय नीति से तात्पर्य बजट के माध्यम से करारोपण को मौद्रिक नीति के सहायक के रूप में प्रस्तुत करना। दोबारा समझिए, J.L. हैंसन ने राजकोषीय नीति को परिभाषित किया है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य बजट के माध्यम से करारोपण को मौद्रिक नीति के सहायक के रूप में प्रयुक्त करना है। राजकोषीय नीति की आवश्यकता क्यों हुई? यह महत्व। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि राजकोषीय नीति की आवश्यकता केवल संकट काल में ही पड़ती है, सामान्य परिस्थितियों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु आधुनिक युग में राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के साथ ही उनका सामाजिक दायित्व भी बढ़ गया है। अतः राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों, कीमत, रोजगार, आर्थिक समानता आदि को उचित दिशा देने एवं आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स ने लिखा है कि राजकोषीय नीति की सहायता से संपूर्ण अर्थतंत्र में के स्वरूप को वांछित दिशा में बदला जा सकता है और आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इस नीति के द्वारा ही सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था में आय, व्यय, बचत, विनियोग, उत्पादन, रोजगार के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन कर सकती है और आर्थिक प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकती है। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य। विकसित एवं विकासशील देशों की आर्थिक परिस्थितियां और प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए दोनों प्रकार के देशों द्वारा अपनाई जाने वाली राजकोषीय नीति के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद राजकोषीय नीति का महत्व बढ़ा है। उस समय किन्स ने राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था को इच्छित दिशा प्रदान करने का विचार प्रस्तुत किया। किन्स का विचार था कि सार्वजनिक वित्त की क्रियाओं द्वारा प्रभावोत्पादक मांग को घटा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा दी जा सकती है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अनेक देशों ने अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं निर्बाध संचालन करने के लिए प्रशुल्क नीति का सहारा लिया। यद्यपि किन्स के विचार विकसित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त थे, किंतु विकासशील देशों ने भी अपनी अपूर्णताओं एवं जटिलताओं को दूर कर तीव्र विकास के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया। विकासशील अर्थव्यवस्था यानी भारत में राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य हो सकते हैं वो निम्न हैं। तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य जो है भारत का, वो है पर्याप्त आय प्राप्त करना। राजकोषीय नीति का सबसे प्रभावी उद्देश्य पर्याप्त सार्वजनिक आय प्राप्त करना है। वर्तमान समय में सरकार के उत्तरदायित्वों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, अतः अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में आय की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में राज्य अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, किंतु आय वृद्धि के लिए
अंधाधुंध कर नहीं लगाए जा सकते। कर देश के निवासियों की करदान क्षमता पर आधारित होने चाहिए। देश के निवासियों की करदान क्षमता के पर आधारित होने चाहिए। साथ ही इसका देश में बचत व विनियोग पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य उचित करारोपण द्वारा सरकार की आय में वृद्धि करना है। इसका दूसरा बिंदु है तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार अपनी आय को राजकोषीय नीति के माध्यम से उन कार्यों पर व्यय करती है जो देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहयोग दे सके। आधारभूत उद्योगों, सिंचाई, विद्युत आदि पर व्यय करके सरकार तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग खोलती है। तीसरा बिंदु है साधनों का उचित आवंटन। तीसरा बिंदु है साधनों का उचित आवंटन। साधनों का उचित आवंटन भी राजकोषीय नीति का एक प्रभावी उद्देश्य है। प्राय सभी प्राकृतिक व मानवीय साधन उनकी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित हैं, अतः इनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा इन साधनों का प्रयोग को उन कार्यों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिक रोजगार उपलब्ध करा सकें। देश की संपदा का दुरुपयोग रोकने व उनका न्यायोचित वितरण करने व रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयोग होने से ही साधनों का अनुकूलतम वितरण हो सकता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से साधनों का विलासितापूर्ण कार्यों में से आवश्यक कार्यों की ओर हस्तांतरण हो सकता है। इससे साधनों के केंद्रीकरण को रोकने में भी सहायता मिलती है। तीसरा बिंदु है इसका पूंजी निर्माण। राजकोषीय नीति का उद्देश्य देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना भी है। राष्ट्रीय आय कम होने से देश में बचत और विनियोग कम होते हैं, फलस्वरूप पूंजी निर्माण भी कम होता है। इस कमी को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। राजकोषीय नीति में कर नीति के माध्यम से उपभोग को कम करके बचत को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। अगला बिंदु है इसका मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण। सार्वजनिक आय की तुलना में सार्वजनिक व्यय अधिक होने के कारण वर्तमान समय में घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने पर देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा प्रसार का देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः इस पर तुरंत रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य देश में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण भी हो सकता है। राजकोषीय नीति के द्वारा बचत को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और मुद्रा प्रसार कम हो जाता है। राजकोषीय नीति द्वारा कर बढ़ाकर जनता की क्रय शक्ति को सीमित किया जाता है। इससे मुद्रास्फीति पर एवं मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लगता है। अगला बिंदु है कीमत स्थायित्व। अगला बिंदु है कीमत स्थायित्व। कीमतों में उतार चढ़ाव का सभी पहलुओं से समाज के विभिन्न वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कीमत वृद्धि से जहां जन सामान्य पर बुरा असर पड़ता है, वहीं अनुचित लाभ कमाने के अवसर बढ़ जाते हैं। वहीं कीमतों में कमी से रोजगार और उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। राजकोषीय नीति इन दोनों दोषों को दूर कर कीमतों में स्थायित्व लाने का प्रयास करती है। करों में कमी कर अथवा आर्थिक सहायता प्रदान कर कीमतें कम की जा सकती है। इस प्रकार कीमतों में गिरावट होने पर सरकार अधिक कीमत पर वस्तु खरीद कर अथवा वस्तुएं खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर कीमतों में गिरावट को रोकती है। संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। असंतुलित आर्थिक विकास देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से देश में संतुलित विकास किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में निजी उद्यमी विनियोग के लिए तैयार नहीं होते, उन क्षेत्रों में सरकार विनियोग करती है। अन्य विकसित क्षेत्रों में सरकार विभिन्न परियोजनाएं शुरू कर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला बिंदु है आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चक्रीय उतार चढ़ावों के विपरीत प्रभावों को कम कर देश में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। राजकोषीय नीति बाहरी एवं आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। तेजी काल में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए निर्यात व आयात कर लगाए जाते हैं, जबकि मंदी काल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा देकर उनके दुष्प्रभावों को कम किया जाता है। इसका अगला बिंदु है निवेश दर में वृद्धि।
राजकोषीय नीति का उद्देश्य निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की दर को बढ़ाना है। निवेश की दर बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश की नीति प्रारंभ करनी चाहिए। इससे निजी क्षेत्र में निवेश की मात्रा बढ़ती है। निर्धन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने व रोजगार की कमी के कारण पूंजी निर्माण की दर कम रहती है। यहाँ निर्धनता का कुचक्र प्रमुख समस्या है। यहाँ राजकोषीय नीति करों के दर के द्वारा उपभोग को कम करती है तथा बचतों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती है। विकसित देशों में अवांछित उपभोग को कम करने में करारोपण की नीति को काम में लिया जाता है। रोजगार के अवसर बढ़ाना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा बेकारी व अर्ध बेरोजगारी को कम करना है। इसके लिए राज्य की सामाजिक व आर्थिक सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। ग्रामीण जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए। अब आगे है राजकोषीय नीति के भाग। राजकोषीय नीति में उसके प्रमुख अंगों का भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो राजकोषीय नीति के प्रमुख भाग या अंग निम्न प्रकार हैं। पहला है सार्वजनिक आय नीति या करारोपण नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। विकासशील देशों में सार्वजनिक आय नीति या करारोपण नीति आर्थिक विकास का आधार होती है। इसलिए करारोपण नीति इस प्रकार बनाई जाती है कि अनावश्यक उपभोग पर नियंत्रण लगे, मूल्य स्तर में अधिक वृद्धि न हो एवं पूंजी निर्माण पुनः विनियोग करने योग्य, आधिक्य एवं प्रदान क्षमता में वृद्धि हो सके। यदि करारोपण की नीति विनियोगों को प्रोत्साहित करने, उत्पादन में शिथिलता लाने और रोजगार के संकुचन का कारण बनती है तो यह नीति दोषपूर्ण मानी जाएगी। विकासशील देशों में अमौद्रीकृत क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, अतः करारोपण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि संगठित उद्योगों व वाणिज्य में लगे व्यक्तियों व संस्थाओं से अधिकाधिक कर मिल सके। इसलिए करारोपण की दरें प्रगतिशील होती हैं। दूसरा बिंदु है सार्वजनिक व्यय नीति। सामान्य जनता के हित और दुर्बल या निर्धन वर्ग को न्याय तथा समानता दिलवाने के लिए उचित सार्वजनिक व्यय नीति आवश्यक है। सरकार द्वारा ब्याज के लिए ऐसी मदों को चुना जाता है जिससे आर्थिक विषमता और शोषण की बुराइयां समाप्त हो जाएं एवं समाज का व्यापक कल्याण हो। विकासशील देशों की व्यय नीति का ढांचा विकास के स्तर पर निर्भर करता है। मूल रूप से सरकार इस तरह की व्यय नीति अपनाती है जिससे देश में आधारभूत ढांचे एवं शिक्षा, चिकित्सा या अन्य सामाजिक क्रियाओं का विकास हो सके। सिंचाई, परिवहन, विद्युत, सुरक्षा, प्राकृतिक साधनों और वृहत उद्योगों को आधारभूत क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। दूसरे वर्ग में शिक्षा, अनुसंधान, श्रम कल्याण, स्वच्छता, परिवार नियोजन, पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसी सामाजिक ऊपरी व्यय की मदों को रखा जाता है। दूसरे वर्ग के ऊपर जो व्यय किए जाते हैं उसे मानवीय पूंजी का निर्माण होता है जिससे कालांतर में विकास प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का सुझाव है भारत जैसे विकासशील देशों को मानव संसाधनों के विकास पर अधिक व्यय करना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा अपनी भारी भरकम नौकरशाही पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा इन देशों की सरकारें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कार्यों, गैर जरूरी आर्थिक सहायता पर अधिक व्यय करती है। इससे मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सरकार को घाटे का बजट बनाना पड़ता है। बजट घाटे की पूर्ति अतिरिक्त करारोपण से करती है। अतिरिक्त कर लगाने से प्रभावी मांग और पूंजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है सार्वजनिक ऋण नीति। राजकोषीय नीति का तीसरा भाग लोक ऋण नीति या डेट पॉलिसी है। अर्धविकसित देशों में सरकारों द्वारा एक साथ विभिन्न क्रियाओं में नया विनियोग करने तथा पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति करारोपण व अन्य बचतों से नहीं हो पाती। अतः इसकी पूर्ति के लिए सरकार अपने देश तथा विदेशी संस्थाओं से ऋण लेती है। प्राय दीर्घकालीन निवेश की परियोजनाएं विदेशी ऋणों से तैयार की जाती हैं। जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए देश में ही साधन जुटाए जाते हैं। ऋणों की राशि उत्पादकीय क्षेत्रों में प्रयोग करके देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, परंतु अविवेकपूर्ण ऋण नीति से
कर्ज भार बढ़ने और मुद्रास्फीति फैलने का डर रहता है। अर्धविकसित देश अपने प्रारंभिक विकास काल में प्राय अधिकाधिक ऋण लेने की नीति को अपनाते हैं, क्योंकि अन्य साधनों द्वारा पर्याप्त पूंजी व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता। चौथा है बजटीय नीति। यह राजकोषीय नीति का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अर्धविकसित देश निर्धारित वर्ष के आय, व्यय, बचत, विनियोग आदि का स्वरूप निर्धारित करने के लिए बजट बनाते हैं। बजट मार्गदर्शक की भांति सरकार की सहायता करता है। जॉन मेनार्ड किन्स ने इन देशों में सीमित मात्रा में घाटे के बजट बनाने का समर्थन किया। इस संबंध में सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति निश्चित करती है। दूसरी ओर वर्तमान युग में मुद्रास्फीति के भय से संतुलित बजट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। घाटे के बजट बनाने की नीति को फिंडले सिराज ने फिसलने वाले मार्ग की संज्ञा दी है। असंतुलित बजट नीति को अर्थव्यवस्था के विघटन का कारण माना जाता है, अतः घाटे की बजट की नीति विभिन्न देशों की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। धन्यवाद।